हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपके साथ संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करें चर्चा। इससे पहले आपको ये बता दें कि संविधान पर चर्चा हमने शुरू कर दी है, क्रम से शुरू हुआ है और अंत तक ये चर्चा चलेगी और आपका का पूरा संविधान तैयार करा दूंगा A to Z। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तो पूरा संविधान तो तैयार करा ही लेंगे और जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो जीएस के बाकी सेक्शन भी तैयार करा लेंगे। आपका कुछ नहीं लगने वाला, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कर लीजिए, सदैव लाभ में रहेंगे। ओके, हम पूरी शिद्दत के साथ आपकी तैयारी कराएंगे। तो चलिए उद्देशिका पर आप से चर्चा करते हैं। उद्देशिका के संदर्भ की पूरी चर्चा 3 पहलुओं में निहित रहेगी। पहला तो ये उद्देशिका को हम याद कराएंगे आपको, और याद क्यों करें ये संदर्भ भी आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा, उद्देशिका के अर्थ और निहितार्थ क्या है, इस पर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। फिर तीसरा, इस बात पर चर्चा करेंगे कि उद्देशिका से संदर्भित अभी तक कितने प्रश्न आईएएस, पीसीएस या अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कितने और पूछे जा सकते हैं, उनको कुछ इस तरह से करेंगे कि आपका पूरा वो तैयार हो जाए। तो आप जान रहे हैं इन 3 पहलुओं पर अगर हम एक वीडियो में बात करेंगे तो यह पूरा वीडियो 1 घंटे के आसपास का हो जाएगा। आपके लिए भी बोझिल होगा और मेरे लिए भी हो सकता है आप तक पहुंचाने में दिक्कत हो। तो हम इसलिए तीनों एस्पेक्ट पर 3 वीडियो बनाएंगे और उसको इस तरह से आपके पास पहुंचाएंगे कि आपको वह आसानी से सुविधाजनक तरीके से अवेल हो जाए। चलिए ज्यादा वक्त न गंवाते हुए हम मुद्दे पर बात करते हैं। उद्देशिका हमें याद करनी है। आज इस वीडियो का लक्ष्य है उद्देशिका को याद कराना आपको। अब पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी उद्देशिका को याद क्यों करें। तो यह जान लीजिए कि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, तो कल आपका लक्ष्य है इंटरव्यू तक पहुंचना। और इंटरव्यू में रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन यह हो ही सकता है कि कोई इंटरव्यू बोर्ड में बैठा मेंबर यह पूछ ही दे कि चलो भाई तुमने बहुत संविधान पढ़ा है, थोड़ा उद्देशिका हमको सुना देते। तो वह जो आपका परम लक्ष्य है वहां तक पहुंचना, तो उस दिन आप अवाक न रह जाएं, इसके लिए याद कर लीजिए। बहुत मजेदार है ये याद करना, हम आपको बहुत मजे से याद करा देंगे, आप याद कर जाएंगे। चलिए अब याद कराते हैं। देखें, कह रहा है हमारी संविधान की उद्देशिका कह रही है हम भारत के लोग, यानी शुरुआत होती है हम भारत के लोग स्टेटमेंट से। तो फिर तुरंत आता है भारत को। तो भारत उद्देशिका में 2 बार आया है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। भारत शब्द उद्देशिका में 2 बार आया। हम भारत के लोग भारत को एक गणराज्य बनाना चाह रहे हैं। हमारे मनीषी कह रहे हैं कैसा गणराज्य बनाना चाह रहे हैं, उसकी 4 लक्षण हैं। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। दूसरा, समाजवादी गणराज्य होगा। फिर पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। धर्म निरपेक्ष, तो कुछ किताबों में धर्म निरपेक्ष शब्द मिलेगा, कुछ किताबों में पंथ निरपेक्ष मिलेगा। दोनों का एक ही अर्थ है, अंग्रेजी में इसे सेकुलर कहते हैं। तो फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इतने 5 ये टर्म्स हैं, इन 5 टर्म्स को याद करने के लिए छोटा सा खूबसूरत फार्मूला देखें ऐसे, प्रभु सम पंथ लोक गण नाही। अब हमने नाही केवल जोड़ दिया। आप ये फार्मूला जब पढ़ेंगे तो आपके मन में आएगा कि तुलसीदास जी की रामचरित्र से कोई पंक्ति आप पढ़ रहे हैं। क्या, प्रभु सम पंथ लोक मानाहि, प्रभु सम पंथ लोक गण नाही। तो गण, ये प्रभु से हो गया प्रभुत्व संपन्न, सम से हो गया समाजवादी, पंथ से हो गया पंथ निरपेक्ष, लोक से हो गया लोकतंत्रात्मक, लोक यानी जगत लेकिन यहाँ पर लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य। याद हो गया एकदम सटीक। इसी क्रम से याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में इस क्रम से ही प्रश्न पूछे गए हैं। आईएएस में भी पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया कि ये जो 3-4 शब्द हैं, ये 4-5 शब्द जो हैं ये किस क्रम में आए हैं,
ये आईएएस के प्री में पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है, तो ये क्रम याद होना इसी तरीके से जरूरी। ठीक, उसके बाद क्या, बनाने के लिए, भारत को एक ऐसा गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए इतनी बड़ी बात यहां कही गई है, इसको ऐसे ध्यान में रखिए, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता प्राप्त कराने के लिए। पहले तो 3, 5, 2, अब दिमाग में ऐसे बैठाइए, 3, 5, 2, 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता और 2 समता। अब इसको ऐसे बैठाइए दिमाग में, 3, 2, 5, 3 ऊपर 2 नीचे 5, तो ये 3 पहले न्याय से बैठाइए, 5 स्वतंत्रता से बैठाइए, 2 समता से, ठीक है। और उसको भी अभी ऐसा बता देंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय क्या है, इसको याद करने का क्रम देखिए, सा आ रा, आप ध्यान में रखें, सारा, सारा यानी संपूर्ण न्याय चाहिए, पूरा, आधा अधूरा न्याय नहीं, सारा न्याय चाहिए। और सारा जब कह रहे हैं, सारा का अर्थ पूर्ण, यानी आप कह रहे हैं सारा, सुनाई दे रहा है सारा, लेकिन दिमाग में आपको आ भी बीच में रखना है, तो सा आ रा बोलने में प्रॉब्लम होगी, तो सारा दिमाग में बैठाइए, आ बीच में रखिए, यानी न्याय चाहिए सारा। और सारा न्याय कब मिलेगा, जब आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय मिलेंगे, तब सारा न्याय मिलेगा, संपूर्ण न्याय मिलेगा। तो सारा ध्यान में बैठा दिया, क्रम वही रहना चाहिए। और क्रम क्यों यही रहना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, जब हम अर्थ और निहितार्थ पर आएंगे तब चर्चा करेंगे। तब आपको अपने संविधान निर्माता जो मनीषी हैं उनके चिंतन की पराकाष्ठा से परिचय होगा, इसलिए अर्थ और निहितार्थ पर जरूर आप चर्चा देखेंगे। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अब देखने की बात क्या है, यहां पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता में उस क्रम को आप ऐसे याद करें, उसका एक लॉजिक है। हमारे मनीषियों ने जो बातें कही हैं वो इतने क्रम से कही हैं कि उसी क्रम से आपके पूरे मनोविज्ञान में वो आती ही है। देखें, जब तक आपके पास विचार नहीं होगा, कोई विचार नहीं है तो अभिव्यक्ति किस बात की करेंगे, बिना विचारों की कोई अभिव्यक्ति हो नहीं सकती, इसलिए विचार पहले आएगा तब उसकी अभिव्यक्ति होगी। और ये अभिव्यक्ति जो होगी वह जो आप विचार रखे हैं, जिसकी आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उस अभिव्यक्ति में आपका विश्वास होना चाहिए। यानी विचारों के बाद अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्तियों का संदर्भ विश्वास से है, और विश्वास ही धर्म की नींव है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके लिए धर्म का कोई मायने नहीं बनता है। यानी विश्वास से जुड़ा हुआ है धर्म। और सबसे बड़ी बात अब है, जो धर्म को मानता है, धर्म का एक एजेंडा है ईश्वर, या धर्म का एक तत्व है ईश्वर, तो धर्म से ही जुड़ा है ईश्वर। और जब धर्म आप मानेंगे तभी उपासना करेंगे, जो धर्म नहीं मानता उसके लिए उपासना का क्या संदर्भ है। यानी आप सोचें, हमारे मनीषियों ने विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के पूरे क्रमबद्ध मनोविज्ञान को आपकी उद्देशिका में लयबद्ध तरीके से रखा है। और आप इस मनोविज्ञान को जब दिमाग में बैठा लेंगे तो आप इस क्रम को कभी भटकेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है कि स्वतंत्रता, और जब तक ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको नहीं मिलती हैं, विचार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं। आप चिंतन कर सकें, मुक्त कंठ से विचार कर सकें, तभी आप अभिव्यक्ति भी मुक्त कंठ से करेंगे। और ये सारी चीजें जब आपको समाज में उपलब्ध होंगी तभी आपका विश्वास मजबूत होगा। अगर आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो आपके किसी विश्वास का कोई मायने नहीं बनता। और ये तीनों तत्व जब होंगे तभी आपका धर्म आपके मन में छाप छोड़ेगा, आपका धर्म आपके मन और अंतःकरण में निहित हो पाएगा, शामिल हो पाएगा, और उपासना तभी आपकी सफल होगी। कुल मिला के अब इस पर ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता को आप समझ गए।
अब देखें, यह अब कभी नहीं भूलेगा आपको, क्योंकि आपको यह पता चल गया कि इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक सिलसिला क्या है, वो आप ध्यान में रखें। अब देखें, अवसर की समता की बात की जा रही है। उद्देशिका में दो प्रकार की समता की बात करी गई, प्रतिष्ठा और अवसर। देखें, यह भी उसी तरह के मनोविज्ञान से संबंधित है। प्रतिष्ठा यानी गौरव और सम्मान। जिसके पास कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्या उसके लिए किसी अवसर का कोई मायने बनता है? यानी जरूरत यह है कि जब हम समाज में, देश में अपने नागरिकों को समता की बात कर रहे हैं, हम अवसर की समता प्रदान करने की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले जरूरी है कि हम अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा प्रदान करें। यहाँ हमारा संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई। अब इतनी चीजों को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में देखें, यहां भी वही लयबद्धता है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब ये पूरा फ्रेज क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऐसी बंधुता, भाईचारा, फ्रेटर्निटी को हम बढ़ाना चाहते हैं देश में, देश के नागरिकों में, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा। हम ऐसे भाईचारा को बढ़ाने की, ऐसी बंधुता को बढ़ाने की संकल्पना तो लेकर बैठे हैं जो राष्ट्र में एकता और अखंडता को कायम करेगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा। लेकिन यह तब तक नहीं संभव है जब तक कि इसके नागरिकों और व्यक्तियों को गरिमा प्रदान हो। यानी व्यक्ति की गरिमा सबसे पहले आती है, व्यक्ति की गरिमा के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रकरण सिलसिलेवार तरीके से वह बैठता है। तो ये सिलसिला है, पूरे मनोवैज्ञानिक तरीके का ये सिलसिला है। उसके बाद ये बंधुता बढ़ाने की बात आ पाती है। यह इतनी बातों को मन में बैठाकर हमारे मनीषी दृढ़ संकल्पित होते हैं और क्या कहते हैं कि अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एकक द्वारा इस संविधान को देखें, 3 शब्द है, फिर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित और अंत में आत्मर्पित करते हैं। तो यह इस प्रकार से है। तो आपको इतनी सिलसिलेवार बातें जो हैं वो याद हो गई होंगी। चलिए हमारे साथ रिपीट करिए। देखें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, सारा न्याय, अब वो सारा आपको याद है, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, 5 स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपको भी याद हो गया, बिल्कुल याद हो जाएगा। पूरी बात को 1-2 बार सुनेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।